Hello students. In our last video lecture, we completed our first chapter, Heritage of India. Hope you reviewed the lectures carefully and completed your exercises. Now, we are going to continue with our second chapter, Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts. Students, in this chapter, will delve deep into the traditional handicraft and fine arts of our Indian heritage. India is a country of rich cultural heritage. It includes materialistic and genetical heritage. A child inherits physical and mental characteristics from the parents by birth is known as genetic inheritance, whereas house, land, estates, like properties obtained from ancestors, is called material heritage. Similarly, whatever man obtains or creates with his intellect and skill is generally called cultural heritage. In the same manner, traditions, customs, rituals, and special types of lifestyle adopted by our ancestors is also known as cultural heritage. In addition, other matters like education, farming, trade, rules and regulations for daily life, festivals, entertainment, art and handicrafts, beliefs and skills are also included in cultural heritage. बच्चों हमारा भारत जो है वो बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का देश है। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत ही रिच है पहले के ज़माने से। सांस्कृतिक विरासत के दो प्रकार है, एक तो मटीरियलिस्टिक और दूसरा जेनेटिकल। दोनों के बारे में देखेंगे कि दोनों का मतलब क्या होता है। पहले जेनेटिकल इनहेरिटेंस। जेनेटिकल इनहेरिटेंस किसे बोलेंगे? तो कि एक बच्चा जो है वो जन्म से अपने माता पिता से शारीरिक और मानसिक विशेषताएं प्राप्त करता है, उसे क्या बोलेंगे? जेनेटिकल इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी के फीचर्स, आपका फेस, आपके हाथ पाँव, आपके तौर तरीके, आपका स्वभाव, वो सभी आपके माता पिता की देन है। वो आपके माता पिता के ऊपर जाता है। कई बार हमारे घर में बोलते हैं ना कि वो ये खून में आया है, ये इसके खून में है, उसका मतलब यही होता है। दूसरा है मटीरियल हेरिटेज। मटीरियल हेरिटेज मतलब क्या होता है? हमारे पूर्वजों से जो हमें संपत्ति प्राप्त हुई है, जैसे कि घर, ज़मीन, जायदाद, उसे बोलेंगे मटीरियल हेरिटेज। हमारे जो एंसेस्टर्स है उनसे हमें ये सब जो चीज़ें मिलती है उसे मटीरियल हेरिटेज बोलते हैं। जो कोई भी चीज़ इंसान अपनी बुद्धि का प्रयोग करके या फिर सूझबूझ से बनाता है या फिर प्राप्त करता है, उन सब चीज़ों को सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है, कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है। उसी तरह हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाई गई परंपराएं, फिर रीति रिवाज और उनके एक अलग रहने सहने के ढंग, विशिष्ट प्रकार की उनकी जीवन शैली, ये सभी कल्चरल हेरिटेज में आती है, क्योंकि इसे हमारा कल्चर माना जाता है। एजुकेशन, फार्मिंग, व्यापार, फिर सोसाइटी में रहने के लिए रूल्स रेगुलेशंस, फिर फेस्टिवल्स, एंटरटेनमेंट, आर्ट, फिर स्कल्पटिंग, ये सब कुछ कल्चरल हेरिटेज में आता है। इंडिया, being an ancient country of the world, has its best traditions, social values, dogma, customs, and family system. So, it is our duty to preserve our cultural heritage. There are references of 64 arts in our ancient literature. They are handicraft, workmanship skills, kasab, art, drawing, music, dramatic art, and dance, etc. Our ancient currencies were also valuable. Prosperity of India was main attraction for visitors to attack India. Today, the education of yoga has been considered as a part of cultural heritage, which has been accepted by the whole world. Consequently,
21st June is celebrated as the World Yoga Day in the whole world. In this chapter, we will learn about varied art and crafts of India. भारत दुनिया के प्राचीन देशों में से एक होने के नाते अपनी सर्वश्रेष्ठ परंपराएं, सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें। हमारे प्राचीन साहित्यों में 64 अलग अलग कलाओं के बारे में बताया गया है। उनमें से कुछ है हस्तकला, कारीगरी, कसाब, ड्राइंग, संगीत, नाटकीय कला और नृत्य वगैरह वगैरह हैं। हमारी प्राचीन मुद्राएं, करेंसी, वो भी भारत की एक बहुमूल्य समृद्धि थी। उन सब को ही देख देख के जो हमारे भारत में जो विजिटर्स आए, जो टूरिस्ट आए, उन्होंने हमारे पे हमला किया, ये सब चीज़ें लूटने के लिए। हमारे देश का जो योगा है, योगा का जो एजुकेशन है, उसे भी एक सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना गया है, जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। 21 जून को पूरा वर्ल्ड योगा डे मनाता है। हमारे इस चैप्टर में हम हमारे भारत की जो अलग अलग विभिन्न कलाएं, जो डाइवर्स वेरीड आर्ट और जो क्राफ्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसंस। द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज is lying in traditional art of its artisans. They have skillfully developed varied lifestyle of people through their remarkable art and handicraft industry. Weaving and embroidery, wooden art, clay work, drawing, painting, leather industry, enamel work, sculpture, architecture, akeek work, diamond related artistic workmanship and knitting work have their unique identity in India. हमारे भारत के सांस्कृतिक विरासत की सुंदरता भारत के कारीगरों की पारंपरिक कला की वजह से है। उनकी जो फोरफादर्स, एंसेस्टर्स ने जो उनको कला दी है और वो उनको फॉलो करते आए हैं, उस चीज़ की वजह से है। इन कारीगरों ने अपने उल्लेखनीय कला और हस्तकला के माध्यम से लोगों की जीवन शैली का विकास किया है। वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी मतलब बुनाई और कढ़ाई, वुडन आर्ट मतलब लकड़ी की कला, क्ले वर्क मतलब मिट्टी का काम, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री मतलब चमड़ा उद्योग, एनामल वर्क मतलब तामचीनी का काम, स्कल्पचर मतलब मूर्ति कला, आर्किटेक्चर मतलब मूर्ति कला, अकीक वर्क, डायमंड रिलेटेड आर्टिस्टिक वर्कमैनशिप मतलब हीरे से संबंधित कला, निटिंग वर्क मतलब बुनाई का काम, ये सभी भारत की एक विशिष्ट पहचान है। आर्ट क्ले वर्क। Man and clay have been closely associated since ancient time. The whole life of men revolves around it from the cradle to the grave. Before the invention of metal, clay things were used abundantly. Toys, pots, pitchers, earthen lamps, clay stove matlab chulha, clay wares were made by the potters to store grains, milk, ghee, curd and buttermilk. Maximum kitchen wares were made up of clay. The walls of the houses, kubas matlab huts, were plastered by the paste of cow dung and clay. We have got many clay utensils of red color that belong to Lothal, Mohenjo-daro and Harappa culture of ancient time. Potter's wheel is considered to be the best device for clay work in ancient India. In present time, also we can see Garba, pitcher having holes containing earthen lamp inside in Navratri. प्राचीन काल से ही इंसान और मिट्टी का एक गहरा संबंध है। इंसान का पूरा जीवन मिट्टी के आसपास ही घूमता है, पैदा होने से लेके उसके मरने तक।
लास्ट में वो मिट्टी में ही मिल जाता है। धातु का आविष्कार होने से पहले मिट्टी का उपयोग ही सभी चीज़ों में किया जाता था। कुम्हारों द्वारा बनाने जाने वाले खिलौने, बर्तन, घड़े, मिट्टी के दिए, मिट्टी के चूल्हे, मिट्टी के बर्तन, फिर दूध, घी, अनाज, दही, छाछ वगैरह स्टोर करने के लिए जो मिट्टी के बर्तन बनते थे वो सभी यूज़ किए जाते थे। ज़्यादातर रसोई करने के यूटेंसिल्स सभी मिट्टी से ही बनते थे वो ज़माने में। मकानों की दीवारें और कुबस मतलब झोपड़ियाँ, ये झोपड़ियों को गोबर और मिट्टी का जो लेप होता था उससे ही प्लास्टर किया जाता था। हमें लाल रंग के कई सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कि प्राचीन समय के हैं, लोथल, मोहनजोदारो और हड़प्पा संस्कृति के। प्राचीन भारत में मिट्टी के काम के लिए कुम्हार का पहिया था, वही वो ज़माने में सबसे अच्छा डिवाइस माना जाता था, मतलब सबसे अच्छा साधन माना जाता था। आज के समय में भी हम देख सकते हैं हमारा नवरात्रि का गरबा जो है वो कैसे एकदम अलग अलग टाइप का, अलग अलग डेकोरेशन से बनाया जाता है। तो ये एक मिट्टी की एक अलग देन है हमको। India was famous for producing the baked utensils of baked clay as well as unbaked clay, terracotta, since ancient time. This is known by seeing remains of old and handmade clay utensils found from Nagarjuna Konda in South India and Lagnaj, Mehsana district. Art of weaving. The art of making long threads using small pieces of cotton from cotton balls, swab, and joining them together is called art of spinning. We all know that Gandhiji has given it a special importance as a cottage industry and joined it with Swadeshi to make us self-reliant under the banner of freedom movement, which has created a new history. कपास की गेंदों से कपास के छोटे टुकड़ों का उपयोग करके और उन्हें एक साथ जोड़कर लंबे धागे बनाने की कला को कताई की कला कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी ने इसे कुटीर उद्योग के रूप में एक विशेष महत्व दिया है और स्वदेशी के साथ जोड़कर हमें स्वतंत्रता आंदोलन के बैनर तले आत्मनिर्भर बनाया है, जिससे एक नया इतिहास बना था। हैंड वीविंग. Since ancient time, India is known for its textile know-how. It is well known that the whole piece of cloth of a particular size, taka, of fine muslin of Dhaka, could easily pass through a ring and could be adjusted into a matchbox. Moreover, carpet or galicha of several regions, knitting work on attires and artistry, etc., occupied a prominent place. Among them, Patola of Patan, Kanjivaram, and Banarasi saris, Bandhani of Rajasthan, are unique identity of India. प्राचीन काल से भारत अपने कपड़े की जानकारी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये पूरी दुनिया में जानी मानी बात थी कि ढाका का जो कपड़ा है मलमल का, उसकी दो विशिष्टताएं थी। क्या? एक तो वो कोई भी रिंग है उसमें से स्मूथली इजीली पास हो जाता था, या फिर उसको एक मैच बॉक्स के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते थे। ये ढाका का जो मलमल का कपड़ा था उसकी बहुत बड़ी विशिष्टताएं थी और पूरे वर्ल्ड फेमस थी। फिर कारपेट, गालीचा मतलब हमारी चटाई, घर में जो हम बिछाते हैं ना नीचे, उसके ऊपर जो निटिंग का काम किया जाता था, कपड़ों के ऊपर, चटाई के ऊपर जो अलग अलग आर्ट किया जाता था निटिंग करके, बुनाई करके, वो भी पूरे वर्ल्ड में फेमस था। उसमें से ही पाटन के जो पटोला आते थे, कांजीवरम और बनारसी साड़ी जो आज के युग में भी फेमस है, ये सब चीज़ें, बांधनी राजस्थान की, उन सब की तभी भी एक अलग ही पहचान थी हमारे भारत में। During the golden period of Solanki era, Gujarat had progressed in this field. During the reign of Siddharth Jaissi, many artisans,
weavers came and settled in Patan. The patolas of Patan became world famous due to their skills. This art of Patan is more than 850 years old. Only a handful of artisans have the skill for such a complicated and time-consuming art. The silkware, which is also known as Bewad Ikt, produced in Patan is called Patola of Patan. Ikt means weaving. This type of sari is designed in such a manner that it can be worn on either side. This type of patola variety has a very good durability and its original colors remain intact. There is a saying in the same reference, Padi patode bhat, fate pan fite nahi. The design laid down in patola shall never fade away, even if the cloth may be torn. सोलंकी एरा को गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्णीय काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसी के दौरान गुजरात ने इस क्षेत्र में बहुत ही प्रगति की थी। कौन से? वीविंग के क्षेत्र में। सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल के दौरान पाटन में कई कारीगर आए थे और यहाँ पे बस गए थे। पाटन का पटोला अपने कौशल के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। ये जो पाटन के पटोड़े बनाने की जो कला है वो 850 साल पुरानी है। केवल मुट्ठी भर कारीगरों के पास ऐसी डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग कला के लिए टैलेंट है, सभी नहीं कर सकते ये। पाटन में बनने वाले जो रेशम के कपड़े थे उनको पाटन का पटोला कहा जाता था। बेवड इक्त मतलब डबल वीविंग। इक्त मीन्स वीविंग, बुनाई, मतलब जो डबल बुनाई करते हैं उसे बेवड इक्त बोलते हैं। इस तरह की साड़ी इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि इसे दोनों तरफ पहना जा सकता है, मतलब डबल वीविंग की जाती है इसमें। ये जो पटोला वैरायटी होती है ये बहुत ही टिकाऊ होती है, मजबूत होती है और धोने के बाद भी इतनी बार आप धो तो भी उसके कलर वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसके ऊपर एक कहावत भी है, पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फिटे नहीं। इसका मतलब है कि पटोले में जो डिज़ाइन बिछाई गई है वो डिज़ाइन कभी भी फीकी नहीं पड़ती, भले ही कपड़ा फट जाए। Okay students, now this was the end of our first video lecture of our second chapter, Cultural Heritage of India. In our next video lecture, we'll dig deep into this chapter. Thank you.